सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि हाँ पिताजी कहे एक लोटा पानी दो तो कहो कि नहीं हम नहीं काम करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लिखा गया है कि जोखिम भरा, ऐसा नहीं कि आपको सुबह से 8 बजे से लेकर आप शाम को 5 बजे से धान कटवाएं गेहूं कटवाएं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तब आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा। अभी एक चाय न बना पाओ और क्या बोलते हैं गिलास पानी न दो, कहो कि हमको अधिकार मिला है, तो भाई गलत है। हाँ समझ पाए ना। देखिए अनुच्छेद 23 कहता है, 3 बातें मैंने बताई क्या नहीं हो सकता। मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता, या दूसरी बात कि आप किसी से बेगारी नहीं करवा सकते, और तीसरी जो बड़ी बात है कि आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। अब ये बातें तो अनुच्छेद 23 में लिखी गई हैं, लेकिन बात यह है कि संविधान में ये तो लिख दिया गया अनुच्छेद 23 में, लेकिन यदि इनका कोई उल्लंघन करता है तो फिर क्या सजा का प्रावधान होगा। तो इसके से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। वैसे कोई भी कानून हमारे यहाँ कौन बनाती है? संसद। कोई भी विधि कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया था कि यदि किसी व्यक्ति का कोई यदि इंसान की खरीद फरोख्त करता है, किसी से बेगारी करवाता है या किसी से जबरन काम करवाता है, तो इसमें सजा का क्या प्रावधान होगा, इससे संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के 6 वर्ष बाद ही संसद ने कानून बनाया, क्या? अनैतिक व्यापार अधिनियम। यानी कि ऐसा व्यापार जो नैतिकता के विरुद्ध हो, और नैतिकता के विरुद्ध का इंसान की खरीद फरोख्त करना, क्या ये नैतिकता का काम है? नहीं, ये अनैतिक व्यापार आएगा ना। अनैतिक व्यापार। इसके अलावा वेश्यावृत्ति क्या होगी? अनैतिक व्यापार होगा ना। तो इन सबको निषेध घोषित करता है और बाकायदा सजा का प्रावधान है। किसके अंतर्गत? अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत। इतना हो गया, लेकिन इतने से ही काम चलने वाला नहीं था। चलिए ठीक है, क्योंकि चलिए इंसान खरीद फरोख्त नहीं करेगा, इंसान वेश्यावृत्ति नहीं करेगा, लेकिन फिर सवाल यह है कि मैंने बताया ना कि जब यहाँ पे जमींदारी प्रथा चल रही थी तब फिर वही बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूर का मतलब यही था कि कोई भी जमींदार किसी भी मजबूर इंसान को, या हम कह सकते हैं गरीबों को, क्या करते थे? अपने यहाँ जीवन भर काम करवाते थे और वो उससे मना नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर वो चाहे कि हम एक जमींदार को छोड़कर दूसरे के यहाँ चले जाएं, तब भी ऐसा नहीं कर सकता था। तो इसलिए फिर कौन सा नियम लाया गया? 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। यानी अब आप ऐसा नहीं पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे अपने यहाँ ही काम करवाए, दूसरे के यहाँ काम करने न दे, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति, चलिए 1-2 व्यक्ति हो गए, यह मान लीजिए हो गया जमींदार। क्या हो गया? ये जमींदार, इसके यहाँ ये काम कर रहा है और इसे भी पता है कि हमारे यहाँ ही काम करेगा, ये कहीं और जाएगा नहीं, और इसे भी पता है कि हम जा नहीं सकते। तो जब इन दोनों में ये बात क्लियर है, तो आप जानते हैं कि ऐसे में उनकी जो मजदूरी होगी ना, वो क्या होगी? बहुत ही कम होगी। अगर इसके पास विकल्प खुले रहे कि हम कहीं भी काम कर सकते हैं, तो अपने मन मुताबिक वो अपनी मजदूरी निर्धारित कर सकता है। तो इससे एक नुकसान और भी होता था कि कोई भी इंसान को उसके काम के बदले जितना उसने कार्य किया उसके हिसाब से उसे मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसीलिए फिर क्या करना पड़ा कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लाया गया। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए आगे। एक इसका मतलब तो समझ पाए ना कि ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 23 में जो कहा गया मानव दुर्व्यापार, बेगारी, बलात्श्रम, यानी अब कि जो देश का नागरिक है, चलिए उसके लिए ये निषेध है, तो चले जाइए आप विदेश से किसी को खरीद कर चले आइए, ऐसा भी नहीं है। यानी कि जो नागरिक है उसको भी ये अधिकार मिलता है, और जो गैर नागरिक है यानी अपने देश का नहीं है उसे भी ये अधिकार प्राप्त है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर हम एक चीज़ और कहेंगे जो आपको जानना आवश्यक है कि मानव दुर्व्यापार, बेगारी, बलात्श्रम, या कह सकते हैं अनैतिक व्यापार और बंधुआ मजदूरी पूर्णतः भारत में अनुच्छेद 23 इसे क्या करता है? निषेध घोषित करता है। 2 कानून भी बनकर तैयार हैं। लेकिन राज्य का मतलब तो समझते हैं। राज्य यदि चाहे कि सार्वजनिक उद्देश्य से किसी को भी दो स्थानों पर उसे विवश कर सकता है कोई भी काम करने के लिए। जैसे सेना में
अगर जैसे मान लीजिए कोई सेना में है जो नौकरी कर रहा है, तो ये नहीं कह सकता है कि भैया हमसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, बलात्श्रम करवाया जा रहा है, हम इसको नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति है। यदि हर इंसान ऐसा कहने लगेगा राज्य से, तो फिर राज्य कैसे अपना काम कर पाएगा। तो नोट आप लोग, खैर अभी हम तो नहीं बताएं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य ये भी होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको ध्यान होगा, लास्ट वाला एक मौलिक कर्तव्य यह भी है कि आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। यह है ना एक मौलिक कर्तव्य। अगर आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो जान लीजिए कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे चलिए मौलिक अधिकार के बाद हम नीति निषेध तत्व के बाद मौलिक कर्तव्य बताएंगे। तो उसमें एक मौलिक कर्तव्य है कि आह्वान किए जाने पर, यदि अगर मान लीजिए राज्य का मतलब है यदि देश को यदि आवश्यकता पड़ती है, तो चूंकि आप देश के नागरिक हैं, आप भारत देश के हैं और भारत देश आपका है, इसलिए अगर कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको राज्य आह्वान करेगा कि आप खड़े हो जाइए देश की सेवा के लिए। बात समझ में आ गई ना? उसी से रिलेट करके इसको देखिए कि कब जब आवश्यकता पड़ेगी तभी राज्य आह्वान करेगा, तो आप क्या करेंगे? देश की सेवा करेंगे। बात समझ पाए ना? देश की सेवा करेंगे। लेकिन फिर वही है कि उस देश की जो सेवा होगी वो किसके लिए होगी? सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। राज्य कोई अपने लिए ये काम आपसे नहीं करवाएगा, सभी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपसे काम करवाया जाएगा। और ये काम के लिए आपको विवश भी किया जा सकता है, जैसे मैंने 2 उदाहरण लिया। सैन्य सेवा के लिए आपको विवश किया जा सकता है, इसके अलावा सामाजिक सेवा के लिए आपको विवश किया जा सकता है। एक चीज मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ। बहुत लोग आप लोग किए होंगे ना, एनसीसी क्यों करते हैं? क्या उद्देश्य होता है एनसीसी का? ये सब क्या है? जैसे मान लीजिए एनसीसी हो गया, उसके बाद मैंने कहा स्काउट गाइड हो गया, हाँ, इसके अलावा क्या बोल दिया, राष्ट्रीय सेवा योजना। इनमें से कोई एक काम किया है? कभी पार्टिसिपेट हुए हो? कौन कौन हुआ है इन तीनों में से? किसी एक में? एक स्काउट गाइड, एनसीसी में क्या उद्देश्य होता है एनसीसी का? कभी भी आह्वान किया जा सकता है, तो आपको देश की सेवा करनी पड़ेगी। इसी से संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाती है, यही होता है ना। तो क्यों? क्योंकि अगर देश को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ऐसा करना होगा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 23 में लिखा है कि बलात्संग हम नहीं करेंगे। बात क्लियर है ना? आपको करना पड़ेगा। और आप ये भी मान के चलिए कि आप जो भी सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा करेंगे उसके बदले में राज्य आपको वेतन देगा या धन देगा, ऐसा भी नहीं है, ये भी आवश्यक नहीं है। तब आप वहाँ फिर ये नहीं कह सकते कि हमको बेगारी करवाई जाए। नहीं, देश के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्यों खड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। अब फिर सवाल है, क्या ये गैर नागरिकों को भी? नहीं, नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को सिर्फ ये प्राप्त है। और लेकिन जो ये मैंने कहा कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य आपको सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा जैसे कार्यों के लिए विवश कर सकता है, और करेगा तो आपको करना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि हमको वेतन दीजिए या धन दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये किससे? केवल नागरिकों से। अब अमेरिका वाले को पकड़ के नहीं लेके आओगे, चलो हमारे यहाँ सैन्य सेवा दो और क्या करो, सामाजिक सेवा। समझ पाए बात को ना? तो ये बातें ध्यान। और स्काउट गाइड कौन किया इसमें से? हाँ, चलो एक सवाल है, स्काउट गाइड के जनक, स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड वेडन पावेल। नोट कर लो, कहीं पे पूछा जाता है, लॉर्ड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड वेडन पावेल, स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड वेडन पावेल। क्या उद्देश्य होता है स्काउट गाइड का? समाज सेवा करना। बात समझ में आ गई ना? एनसीसी का उद्देश्य है सैन्य सेवा, आवश्यकता पड़ेगी, और स्काउट गाइड का उद्देश्य क्या है? समाज सेवा। और एनएसएस का भी यही उद्देश्य है ना, समाज सेवा। इन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, पता ही नहीं। हाँ,
अभी आप बीएड का एंट्रेंस देने चले जाइए, स्काउट गाइड अगर की ट्रेनिंग आप किए हैं तो आपको 5 नंबर या 10 नंबर की छूट मिलती है। और 5-10 नंबर आप सोचिए कि आपको रैंकिंग में कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। स्काउट गाइड में तो 10, इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना में तो 1 साल कर रहेंगे तो 5 नंबर, 2 साल किए होंगे तो 10 नंबर। लेकिन इन सब का उद्देश्य यही है कि जब भी देश को आवश्यकता पड़ेगी तो आप ट्रेंड रहिए कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं, सामाजिक सेवा कर सकते हैं और कैसे हम सैन्य सेवा कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लगाइए हेडिंग फिर, अनुच्छेद 24। आइए थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहाँ थोड़ा सा कई बार हम देखे हैं कई लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं कि किसको बाल श्रम को क्या घोषित करता है, निषेध घोषित करता है। कौन सा अनुच्छेद? 24। क्या कहता है? कहता है ये है कि यदि कोई भी बालक या बालिका किसने से 14 वर्ष से कम हो तो आप उससे कहीं पर भी कारखानों में, खानों में, कारखाना और खाना का मतलब समझते हैं ना? खान क्या है? हाँ, इरफान खान कि पठान? हाँ, क्या मतलब है खान का? जैसे कोयले की खान ना, सोने की खान। सोने की खान हो तो कूद जाओगी ना, कोयले की हो तो कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थान पर, जोखिम भरे स्थान पर। आपको यहाँ पर एक अन्य किसी जोखिम भरे स्थान का मतलब अब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे आज भी होटलों में आपको छोटे छोटे बच्चे ही मिलेंगे थाली और प्लेट धोते हुए, जबकि ये पूरी तरीके से अनुच्छेद 24 में ये निषेध है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है ना। अब फिर मैं वही कहूँगा कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कोई विधिक अधिकार नहीं है। तो कह सकते हैं कि हम आज भी अनुच्छेद 24 कायदे से क्रियान्वित या लागू नहीं करवा पाई है सरकार। तभी तो आपको किसी भी होटल में चले जाइए आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। छोटे बच्चों को ही क्यों रखा जाता है? नंबर 1, जबरन काम करवा लोगे डांट मार के। नंबर 2, मजदूरी कम देनी पड़ेगी, मजदूरी कम देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? और तीसरा, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत बच्चे जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसलिए आप देखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये, मैं ये 14 वर्ष की बात, क्योंकि आपको जब मैं कल ही अनुच्छेद 21 को बताया था ना, उसमें क्या कहा था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, यही कहा गया था। तो यानी 14 वर्ष तक उसको हम क्या मानते हैं? बालक मानते हैं। यदि 14 वर्ष से ऊपर है तो अपने भरण पोषण के लिए वो कार्य कर सकता है, लेकिन कितना उम्र? 14 से कम नहीं होना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो अनुच्छेद 24 है ना, अनुच्छेद 24 में जो बाल श्रम को निषेध घोषित किया गया है, ये हमारे संविधान में यूएनओ के निर्देश पर है। किसके निर्देश पर है? यूएनओ के निर्देश। यूएनओ का मतलब तो सब समझते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ भी पूरी दुनिया में यह कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए आप काम नहीं करवा सकते। बात समझ पाए ना? अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये घर पे भी लागू है, ये घर पे भी लागू है। हाँ, तो आज से बगावत कर दो 14 साल से कम हो तो। कोई 14 साल से कम तो नहीं है ना? हाँ, कह भाई हम 11 साल के हैं, तो पहले तुम आती। हाँ, क्योंकि ये आपके पढ़ने की उम्र है ना, इसीलिए तो 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क। अब ऐसा भी नहीं है कि हाँ पिताजी कहे एक लोटा पानी दो तो कहोगे नहीं हम नहीं काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा गया है कि जोखिम भरा। ऐसा नहीं कि आपको सुबह से 8 बजे से लेकर आप शाम को 5 बजे से धान कटवाएं, गेहूँ कटवाएं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तब आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा। अब ये एक चाय न बना पाओ, अब क्या बोलते हैं, गिलास पानी न दो, कहो कि हमको अधिकार मिला है, तो भाई गलत है। हाँ, समझ पाए ना? हाँ, का तो तुम्हें भी पहले नहीं पता था, तो तुम्हारे पापा का धान कटवाते थे, गेहूँ पनिये मांगते होंगे ना, खाना बनवाते थे। चलो अच्छा, चलो ये लाइव हो रहा है वीडियो ना, पापा को हमने सुना देना। हाँ, चलिए देखिए, संविधान के अनुच्छेद 24 में तो सीधे सीधे कह दिया गया है कि भैया बाल श्रम क्या है? निषेध है। बात क्लियर हो गई। और अगर थोड़ा सा उसको हम और कहें तो कहा गया कि अगर यानी 14 वर्ष से
कम आयु के बच्चों से खानों या अन्य जोखिम भरे स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। अन्य जोखिम भरे स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये कहा गया अनुच्छेद 24 में। लेकिन फिर ये कहा गया कि जैसे अनुच्छेद 23 से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? संसद को। उसी तरीके से अनुच्छेद 24 से संबंधित भी कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? संसद को। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए एक अधिनियम पारित किया गया 1986 में, जिसे क्या कहा गया? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 कहा गया, जिसके तहत कहा गया कि बाल श्रम यानी कि जो बातें अनुच्छेद में की गई थी वहीं पे क्या हो कि कानून बनाया गया, उसमें बाकायदा सज़ा का प्रावधान किया गया, तमाम बातें की गई। लेकिन जब आगे चलिए तो इसका नाम बदल दिया गया 2016 में। बाल के स्थान पर किशोर शब्द भी शामिल कर लिया गया। आप जानते हैं किशोरावस्था कब तक मानी जाती है? 18 तक मानी जाती है। यानी अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 24 में कितनी आयु बताई गई है, 14 ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संविधान में संशोधन करके 14 से 18 कर दिया गया, ऐसा नहीं है। जबकि जब ये बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का नाम बदला गया तो उसका नाम बदल के रख गया बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 2016 कर दिया गया। अब इसके तहत कहा गया बालक यानी 14 तक है तो बालक है। हाँ, उसके बाद फिर कहा 18 तक। वैसे तो शायद ये मनोविज्ञान वाले बताएं किशोरावस्था 12 से 18 मानी जाती है ना। हाँ, लेकिन संविधान कहाँ तक बाल्यावस्था मानता है? 14 तक ना, इस अनुच्छेद के हिसाब से। लेकिन अब कुल मिला के अनुच्छेद में 14 ही है, लेकिन जो अधिनियम बनाया गया उसमें किशोरों को भी शामिल कर लिया गया। किशोर को शामिल करने का मतलब अब क्या हो गया? 18। यानी 14 वर्ष के से कम बच्चे हैं वो तो ठीक, लेकिन अब कहाँ तक? यदि 18 वर्ष से कम है तब भी उनसे आप काम नहीं करवा सकते हैं। यदि इसके लिए बाकायदा कौन कौन से काम नहीं करवा सकते, इसके लिए बाकायदा सूची बनाई गई। पहले कुल 18 प्रकार के कार्य थे या 18 प्रकार के व्यवसाय थे जिसमें बालकों या किशोरों से काम नहीं करवाया जा सकता। फिर इस सूची को भी बढ़ाई गई। अब इसमें व्यवसाय में कितने हैं? 65 कुल विभिन्न प्रकार के व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, और यदि करते हैं तो बाकायदा सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसका कोई उल्लंघन करता है तो पहला सज़ा क्या है कि भैया पहली बार पकड़े गए तो 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक, यानी 24 महीने, 6 महीने से लेकर 24 महीने तक। और इसके साथ साथ 20,000 रुपये से लेकर कितना? 50,000 तक को आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर दोबारा आप इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपका ये 3 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है। कितने साल के? 18 साल से कम उम्र के बच्चे यदि इन 65 प्रकार के व्यवसायों में शामिल हैं तो। समझ पाए आपको ना? एक चीज़ और ध्यान देते रहिए कि इसमें से कुछ लोग यूपीपी भी देंगे ना, कुछ लोग एसआई भी देंगे, कुछ लोग और बड़े एग्ज़ाम देंगे। मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो फिर कार्यवाही कैसे करोगे? समझ पाए बात को ना? आप भी जाओगे उसी होटल में, छोटा सा बच्चा आपको चाय पिलाएगा, आप पी के मुस्कुराते हुए कहा छोटू चाय लाओ ना। और अक्सर चाय की दुकान पर ऐसे बच्चों का नाम छोटू रख देते हैं ना। लेकिन अगर पता रहेगा तो आप, और वैसे भी नहीं आप पुलिस हैं, नहीं एसआई हैं, नहीं प्रशासनिक अधिकारी, एक नागरिक है ना। आपका कर्तव्य है कि आप इसका क्या करें? विरोध करें। इसके लिए तो फिर उन्हीं का नाम याद आता है, किसका? कैलाश सत्यार्थी का। कितने लोग जानते हैं कैलाश सत्यार्थी को? चलिए उनके साथ एक और हम नाम ले लेते हैं, मलाला यूसुफजई। अब वही नाम ले रहा है जिसको पता है। नहीं ना, इनका भी नाम नहीं सुने हैं।
कैलाश सत्यार्थी भारतीय नागरिक हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी नागरिक है। तो कैलाश सत्यार्थी भारत में कई वर्षों से इन जो छोटे छोटे बच्चों से जो श्रम यानी काम करवाया जा रहा था होटलों में, कारखानों में, अब वो न पुलिस थे, न एसआई थे, न कोई प्रशासनिक अधिकारी थे, एक आम इंसान थे, एक आम इंसान थे। और एक आम इंसान होने के साथ साथ उन्होंने ऐसा काम किया कि फिर बच्चों को वहाँ से छुड़ाया, निकाला, जो ऐसे ऐसे कामों में लगे थे उनके लिए बाकायदा स्कूल अथवा विद्यालय, एक आश्रम की स्थापना किया और कई हजार बच्चों को उन्होंने ऐसा किया। हाँ, ताकि अब देखिएगा कि कहने का मतलब ये है, यदि कोई बच्चा है और यदि वो मजबूरी में, अब मजबूरी ही यानी कौन काम करना चाह रहा है कि 14 साल से कम है या 18 साल से कम है, तो सब चाहता है पढ़े और लिखे और आगे बढ़े, लेकिन उनकी मजबूरी है कुछ को, तो खरीद फरोख्त भी कुछ की गई होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, जो कि 23 उसे भी निषेध घोषित करता है। और फिर लेकिन इसको लेकर कैलाश सत्यार्थी ने काफ़ी स्ट्रगल किया, मेहनत किया, कई हजार बच्चों को उन्होंने छुड़ाया, पढ़ाया और उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था की। इसी को देखते हुए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में नोबेल पुरस्कार। किसका नोबेल मिला था इन्हें? शांति का नोबेल मिला था। अब खैर समाज सेवा नाम का कोई शब्द नोबेल में है नहीं, हाँ, कि जो समाज सेवा करेगा, लोगों का काम, लोगों के लिए कुछ कार्य करेगा तो उनको मिलेगा, लेकिन ये है कि अगर कोई समाज सेवा जैसा काम करता है तो उसको कौन सा नोबेल दिया जाता है? शांति का नोबेल। तो शांति का नोबेल 2014 का केवल कैलाश सत्यार्थी को नहीं बल्कि मलाला यूसुफजई को। और मलाला यूसुफजई उस समय 12-13 साल की ही एक बच्ची थी। हाँ, ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कई ऐसे कट्टर आतंकवादी संगठन है जिनका ये मानना है कि कुरान में लिखा गया है कि महिलाएं या बच्चियां शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती हैं। तो कई आतंकवादी, चूँकि ये लड़की अपना पढ़ती भी थी और समय मिलने पर छोटे छोटे बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती भी थी, तो धीरे धीरे काफ़ी भीड़ लगने लगी और ये सेवा वो निःशुल्क किया करती थी। लेकिन कई आतंकवादी संगठनों ने इसे धमकी दी कि कुरान में बच्चियों के लिए पढ़ना निषेध है, आप पढ़ नहीं सकते हो, ऐसा कुरान कहता है। ऐसा आतंकवादी संगठनों का मानना है, जबकि ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं है जो स्त्रियों के लिए अलग कानून की बात करता हो और पुरुषों के लिए अलग। हाँ, उसमें है बुराइयाँ हर धर्म में आती हैं, लेकिन ये बुराइयाँ उस धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं वो लेके आते हैं। बाकी ऐसा कोई धर्म दुनिया का नहीं है कि जो किसी को पढ़ने लिखने से रोक दे, किसी को कहीं आने जाने से रोक दो, किसी को खाने पहनने से रोक दे। लेकिन मलाला यूसुफजई ने नहीं माना तो इसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। हाँ, जब उसके ऊपर पहले तो इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उस पर हमला हुआ तो फिर मीडिया से न्यूज़ पाकिस्तान से निकल कर बाहर गई, तो दुनिया के कई देश खड़े हुए और अंततः शायद वो इंग्लैंड में गई ना, ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डाला कि आप इस लड़की की सुरक्षा नहीं कर सकते। उसे बाकायदा पाकिस्तान से निकाल कर ब्रिटेन ले जाकर उसका इलाज करवाया गया। शायद ब्रिटेन में रहती भी है। तो उसके इस बड़े काम के लिए साथ में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 का शांति का नोबेल मिला था। बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि एक पाकिस्तान का है और एक भारत का है, और दोनों ने किसके लिए? छोटे छोटे बच्चों के लिए, किशोरों के लिए क्या किया था? काम किया था। समझ पाए ना? तो लिख लीजिए भैया, जिसको ना पता हो। मुझे बताना ये है, खैर कुछ लोगों को हो सकता है पता भी हो, आप याद कर लीजिए एकदम कायदे से अनुच्छेद 20 और 21 बढ़ जाओ। मौलिक अधिकार आपके स्टार्ट होते हैं वैसे तो 12 से 35 हैं, लेकिन 14 से लेकर 32 तक के बीच मौलिक अधिकार स्पष्टतः एक एक अनुच्छेद में लिखे गए हैं। बीच में एक अनुच्छेद 31 है जो खाली पड़ा है, निर्वासित है, उसमें क्या संपत्ति का अधिकार था। जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि यदि मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकारों को से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है,
कि जब आपको आपसे आपके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, वो कंडीशन ऐसी है। खैर उसका उल्लेख हम अनुच्छेद 33, 34 और 35 में डिटेल में करेंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं चूँकि अनुच्छेद बताया हूँ तो इसको थोड़ा सा मैं मिस कर दिया था बताने के लिए, तो ये मैं आपको बता दूँ कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं। किसको मिली है? केवल राष्ट्रपति को है। मोदी साहब को आपातकाल शक्ति नहीं मिली है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री को नहीं, केवल भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल शक्तियां प्राप्त है। और आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, जो अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 356 में है और अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 352 के तहत जब भारत का राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है, किसी घोषणा? आपातकाल की घोषणा करता है। अब आपातकाल क्या है जब हम आपको राष्ट्रपति बताएंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे, लेकिन हाँ इतना जानते हुए कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। तो जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए, यानी अनुच्छेद 352 में जो उसे अधिकार या शक्ति प्राप्त है उसका प्रयोग करते हुए जब वो आपातकाल की घोषणा करता है, तो आपातकाल के दौरान आपके सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, जैसे मैं इसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें एक है कि भारत के किसी भी भूभाग में घूमने और टहलने की स्वतंत्रता है ना। तो भारत के किसी भी भूभाग में घूमने टहलने की स्वतंत्रता आपको है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि देश में भैया आपातकाल लगा है तो आपको रोका जाएगा। आप तब ये नहीं कह सकते, या आप ये तब नहीं कहकर न्यायपालिका में जा सकते कि हमको ये अधिकार नहीं मिला है। नहीं, राष्ट्रपति ने, जैसे कि अगर आपातकाल नहीं लगा हुआ है तो क्या हम बॉर्डर पर भी जाके घूम सकते हैं? अब फिर वही बात करें पागलों वाली। हाँ, कुछ जगहें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे हमें साधारण इंसान को नहीं जाया जा सकता। अब आपको मरने के लिए, फिर वही मरने का अधिकार तो है नहीं। आप ज़बरदस्ती सांप के मुंह में, बिल में उंगली डाल रही है बॉर्डर पर जाकर, वहाँ पे जाओगे, आपकी सुरक्षा खतरे में है ना, मर सकती हो ना, तो आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या चाह रहे हो? है ना। और बाकी राष्ट्रपति भवन की बात करूँ तो राष्ट्रपति की सुरक्षा वहाँ पे, अगर किसी को भी अगर राष्ट्रपति भवन में घुसने की इजाज़त दे दी जाए, किसी को भी PM आवास में घुसने की इजाज़त दे दी जाए, तो उनकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी ना। काहे आप ऐसा सवाल पूछते हो ममता? बॉर्डर में कैसे चेक? बॉर्डर पर फिर वही तुमको याद नहीं है, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। चलिए, तो आपातकाल के दौरान सभी अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं, लेकिन बस याद रखिए अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकार को किसी भी समय, यानी जब से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है और जब तक है तब तक कभी भी ये कोई अधिकार आपके छीन नहीं सकता। समझ पाए ना? आपातकाल के अलावा नाम सुना है क्या? तो ये भी लगी है, तब भी आपके अधिकार छीने जा सकते हैं। कोरोना काल में यही लगा दिया गया ना, 144 लगा दिया गया। 144 लगने का मतलब ये है कि आपकी मौलिक अधिकार छीन चुके हैं। समझ पाए ना? अब आप घूमने टहलने ना निकल जाओ, अब फिर वही कहोगे कि काहे हमें अधिकार मिला है। भैया अधिकार मिला हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक हित में लोगों की जान माल की रक्षा सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। समझ पाए ना? इसीलिए मैं कई बार कहा हूँ कि किसी की स्वतंत्रता तभी तक है जबकि उसकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो, तभी तक आपकी स्वतंत्रता है। और आप जब भी करते हैं कि भैया नहीं ऐसा नहीं वैसा है, तो फिर वो गलत बात है। समझ पाए ना? तो नोट करके सिर्फ नोट में ये लिखना है, कुल मिला के अनुच्छेद 20 और 21 में जो भी अधिकार है वो हमें तो प्राप्त ही है, जो हमारे देश का नहीं है यानी हमारा नागरिक नहीं है उसे भी ये अधिकार दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी विदेशी आकर यहाँ अपराध करता है
तो उसको यदि हम दोष सिद्ध कर रही है न्यायपालिका या लोग कर रहे हैं तो उसको भी उससे संरक्षण मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। अब ऐसा नहीं कि एक बार अगर उसने एक अपराध कर लिया तो उसको बार बार सज़ा दी जाए, नहीं, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा का प्रावधान होगा, यानी ये उसे भी प्राप्त है जो अपने देश का नहीं है। और इसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो भैया सबको प्राप्त है, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार और अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार सबको है। समझ पाए ना बात को। बस इतना याद रखिएगा आप यहाँ पर कि 20-21 कभी भी नहीं छीना जा सकता आपसे, कोई भी स्थिति हो जाए। यानी 144 लगा के कोई आपकी जान ले सकता है क्या? हाँ, आपातकाल लगा के कोई आपकी जान ले सकता है? नहीं ले सकता है ना। और आपातकाल लगा के कोई आपको किसी भी तरीके से किसी भी कानून में फंसा सकता है? नहीं फंसा सकता, आपको उसमें भी संरक्षण दिया गया है। बस इतना याद रखिएगा, थोड़ा सा बस हो गया, ठीक ना। चलिए तब आज की क्लास यहीं रोकते हैं। हम नई हेडिंग लगा लीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। क्या हुआ? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 लगा के छोड़ दीजिए।